हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग जो है धातु और अधातु जो चैप्टर है क्लास 10th के केमिस्ट्री का बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है, अध्याय 3 है ये धातु और अधातु। इसकी क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है धातु और अधातु, जिसका कि ये फर्स्ट लेक्चर होगा जो बिहार बोर्ड के लिए हिंदी माध्यम में आपको डिलीवर किया जाएगा। तो आज की क्लास में भी आगे बढ़ने से पहले जो एक मोटिवेशनल क्वार्टर लाइन है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मान लो तो हार है, मान लो तो हार है, पर अगर ठान लो तो जीत है। क्यों? क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो एक्चुअली आपको पता है टोटल जो है 118 तत्व हैं। तत्व का मतलब एक पदार्थ ही होता है। आप पदार्थ समझ लीजिए, जो आपका आवर्त सारणी जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये सब दिया हुआ है, ये सभी क्या है, तत्व हैं। उसकी संख्या अभी क्या है, 118 है। 118 तत्व में से ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसे हम लोग धातु कहते हैं। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे जो तत्व क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। यानी नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दान करते हैं, डोनेट करते हैं, उसको हम लोग मेटल यानी धातु बोलते हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है ना। लेकिन अगर आपको संयोजकता याद है तो मैं यहाँ इस चैप्टर में भी आपको संयोजकता के ही महत्व बताऊँगा। क्लास 10th की पूरी केमिस्ट्री का मैंने दो ही बेसिक आपको बताया। पहला कि आपको एलिमेंट के नाम और उसके सिंबल यानी संकेत पता होने चाहिए, और दूसरा ये कि जो भी दिया हुआ एलिमेंट है या जो मैंने आपको लिखा रखा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसका जो संयोजकता है और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट मूलक का जो संयोजकता है वो आपको अगर पता है, देन आप क्या कर सकते हैं, क्लास 10th की केमिस्ट्री को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो जो भी दिन लगे, जितना भी समय लगे, सरस्वती आसानी से तो नहीं मिल सकती। अब इसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, पर उसको आप याद अगर कर लेते हैं तो आपको क्या बहुत ही हेल्प मिलेगा चैप्टर को समझने में, किसी भी चैप्टर को समझने में। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसके धातु और अधातु के भौतिक गुण को देखते हैं। दोनों को ही एक साथ देखेंगे हम लोग, ताकि दोनों का कंपैरिजन करने में, हमें दोनों का तुलना करने में क्या हो, आसानी हो, और इस आधार पर हम दोनों में विभेद यानी अंतर भी कर पाएँ। तो बीच में एक लकीर दे देते हैं, बहुत सीधा लकीर खींच दिए है ना। इधर लिख देते हैं धातु, इधर लिख देते हैं अधातु। धातु अधातु को कैसे पहचानेंगे ये तो बता रखे हैं हम आपको, अब तो आप पहचान ही लीजिएगा नहीं। पहला गुण लिखते हैं। देखिए धातु जो है यह कैसा होता है, प्रायः ठोस होते हैं, प्रायः ठोस होते हैं। लेकिन एक अपवाद है क्या, पारा। पारा को ही मरकरी भी बोला जाता है। इसका संकेत होता है Hg, ये होता है द्रव अवस्था में। तो पहला क्या है कि धातु प्रायः ठोस होते हैं, प्रायः ठोस होते हैं। लेकिन एक ऐसा धातु है पारा या मरकरी जिसको बोलते हैं, ये कैसा होता है, द्रव। इसका संकेत क्या होता है, Hg। अब इधर क्या होता है, अधातु जो है, देखो अधातु न मुख्य रूप से 22 है हमारे, तो 22 में 11 हमारी गैस अवस्था में होती है और 10 हमारा ठोस होता है। और एक जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है जो द्रव अवस्था में होता है, उसका नाम है ब्रोमीन, जिसका संकेत क्या होता है, Br होता है। तो पूछेगा एक ऐसा धातु का नाम बोलो जो द्रव होता है, तो पारा या मरकरी। एक ऐसा अधातु का नाम बोलो जो द्रव होता है, दैट इज ब्रोमीन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आघात वर्ध्यता और तन्यता की बात करता है। आघात वर्ध्यता और तन्यता, इसको समझिए। देखिए जब हमारा धातु है उसको हम
गरम करके पीट करके चादर भी बना सकते हैं और गरम करके उसको खींच करके तार भी बना सकते हैं। तो जैसे ये धातु का कोई पार्ट है, धातु का टुकड़ा है, इसको हमने क्या किया, अत्यधिक गर्म किया तो इससे हम लोग चादर भी बना सकते हैं, यानी पीट कर खूब पीटेंगे तो पसर जाता है, पसर जाएगा, चादर की तरह बन जाएगा। और या तो उसको गर्म करके पकड़ के खींचेंगे तो तार जैसा निकल जाता है। बचपन में आप लोग घूरा पर कलम जला करके और उसको फूंकते होंगे, खींचते होंगे तो बड़का तार जैसा निकलता है। वो वाला गुण क्या है, हमारा तन्यता है। तो उसको गर्म करके चादर भी बना सकते हैं पीट कर, या उसको खींच करके तार भी बना सकते हैं। तो तार, तो से तन्यता, धातुओं को गर्म कर उससे तार निकालने की प्रक्रिया तन्यता कहलाती है, राइट। और बाकी चादर बनाने की प्रक्रिया आघात वर्ध्यता कहलाती है, आघात वर्ध्यता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है क्या, कि 1 ग्राम AU यानी 1 ग्राम सोना से क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। समझ रहे हैं, 1 ग्राम सोना को गर्म करेंगे और उससे तार खींचेंगे तो मैक्सिमम हम 2 किलोमीटर तक लंबाई के तार को खींच सकते हैं। अब ये आघात वर्ध्यता या तन्यता जैसा गुण अधातु में नहीं होता है, यानी अधातु भंगुर होते हैं। भंगुर का माने, इसको गर्म करके सोचिएगा कि पीट कर चादर बनाए, चकनाचूर हो जाएगा। तो ये कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं द्रवनांक और क्वथनांक। द्रवनांक और क्वथनांक यानी बेसिकली हीट देकर इसको गर्म करना। और देखें, जैसे कि धातु को गर्म करेंगे फिर उसको पीटेंगे तो क्या होगा, मतलब धातु को गर्म करेंगे, देखिए द्रवनांक का मतलब होता है द्रव में लाना, क्वथनांक का मतलब होता है वाष्प में लाना। जैसे ये ठोस है, कोई भी चीज़ क्या है, ठोस है, इसको गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, आपको पता है। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। तो ठोस को गर्म करके द्रव बनाना द्रवनांक कहलाता है, राइट। और द्रव को गर्म करके गैस बनाना क्वथनांक कहलाता है। तो धातु अगर ठोस रूप में है उसको द्रव में लाइएगा तो द्रवनांक होगा, और धातु अगर द्रव है उसको गैस में लाइएगा तो वो क्वथनांक होगा। तो ये दोनों ही तापमान काफ़ी अधिक होता है धातु के लिए, यानी उच्च होता है। परंतु इसमें अधातु में ऐसा नहीं है, इसका द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होता है, ठीक है, ओके। अब एक चमक की बात करें। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, धातु खूब चमकता है इसलिए धातु चमकीला होता है, और उसके चमक को धातुई चमक बोला जाता है। पर ई चट्टा चमकीला नहीं होता है, तो इसमें चमक नहीं होता है। इसमें चमक होता है, इसमें चमक नहीं होता है। कुछ है जिसमें चमक होता है, यानी जो चमकीला होता है, जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट यानी कार्बन का रूप, आयोडीन भी एक क्या है, आयोडीन का संकेत ये क्या है, ये दोनों चमकीला होता है। अब पांचवा हम लोग देखते हैं विद्युत चालकता। धातु जो भी होंगे सब में बिजली क्या होगा, प्रवाहित होगा, और इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत चालकता नहीं होती है। इसका भी एक अपवाद है, कौन, ग्रेफाइट। ये दोनों अपवाद है, आयोडीन और ये दोनों कैसा होता है, चमकीला होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट एक है, ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक होता है, यानी ये क्या हो गया, अपवाद हो गया, ठीक है ना। भौतिक गुण में इतना अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो बहुत है। देखिए कार्बन जो है ना, कार्बन अच्छा से लिख देते हैं, कार्बन जिसका संकेत क्या होता है, C। इसके मुख्य रूप से 3 गो अपरूप आपको ध्यान रखना है। अपरूप मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक ही आदमी है अपना रूप बदल ले तो वो उसका अपरूप होता है। जैसे एक कोई कलवा है और वो किसी मंच पर जाकर चंपा का रोल कर रहा है, मतलब एकदम मेकअप वगैरह जो भी होता है कर लिया, वहाँ उसको देखने से समझ में ही नहीं आता है कि ये कलवा है कि चंपा है। देखने से एकदम अजीबे तरह का दिखता है ना, मन लुभावित वाला सीन आ जाता है।
तो है तो वो कलवा ही, पर अभी उसको कलवा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, चंपा, क्योंकि चंपा का रूप लिया है। तो एक ही चीज़ का जब एक से ज़्यादा रूप होता है तो वो उसका अपर रूप होता है। तो देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हीरा और बंक मिस्टर फुलेरिन, बंक मिस्टर फुलेरिन, ये तीन को आपको ध्यान रखना है, कार्बन का रूप है। देखिए ये है कार्बन ही, जैसे वो चंपा भी क्या था, कलवा ही था, लेकिन रूप उसका अलग था ना। वैसे ही ये क्या है, ये है ग्रेफाइट हो या हीरा हो या बंक मिस्टर फुलेरिन, है कार्बन ही पर रूप अलग है, तो इसको कार्बन के अपरूप हम लोग बोलेंगे। अब इस तीनों, जैसे कार्बन का संकेत सी, तो इस तीनों का भी संकेत क्या हो जाएगा, सी। बंक मिस्टर फुलेरिन आपको फुटबॉल के तरह संरचना में दिखेगा, तो पूछेगा कार्बन के किस अपरूप का जो है शकल फुटबॉल जैसा दिखता है, तो बंक मिस्टर फुलेरिन का। इसमें कार्बन कितना रहता है, तो 60 वो रहता है, 60 है ना। अब ग्रेफाइट के बारे में याद रखिए, कार्बन क्या अधातु है, तो ये तीनों भी अधातु होगा। ग्रेफाइट अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है ना, और चमकीला भी है, चमकीला भी है और विद्युत का सुचालक भी है। हीरा देखिए अधातु ना एक्चुअली बहुत भंगूर टाइप का होता है, तुरंत फूट उठ जाता है, कठोर नहीं होता है, लेकिन हीरा अधातु है फिर भी सबसे कठोर है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। तो इसका उपयोग शीशा को काटने और में भी किया जाता है, बहुत कठोर पदार्थ है अधातु है, लेकिन तो इसके कुछ, अब जैसे बोलेगा अधातु ये होते हैं, तो अब अधातु जैसे मुलायम होते हैं, राइट, तो उसमें अब बाद में आ जाएगा हीरा जो काफ़ी कठोर है। तो इस टाइप से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो रासायनिक गुण पढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, धातु और अधातु को पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार फिर से हम यहाँ पर बता ही देते हैं धातु को कैसे पहचानिएगा। हर एक वीडियो में आप बताना संभव नहीं है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, पर फिर भी हम बता देते हैं। तो धातु को पहचानना कैसे, हमारे मेथड से लास्ट में यम लगा होगा नाम के लास्ट में जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, लास्ट में यम है, लास्ट में यम लगा होगा। अपवाद यानी किसको छोड़कर, He, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के लास्ट में यम है, लेकिन ये अधातु है, समझे क्या, ये क्या है, अधातु है। तो लास्ट में अगर यम है तो वो सब धातु होगा हीलियम को छोड़कर। दूसरा, कुछ ऐसे धातु हैं जिसके लास्ट में यम नहीं होता है, तो उसको भी देख लीजिए, जैसे Fe क्या, आयरन, उसके बाद Zn जिंक, Pb लेड, Sn टीन, Bi बिस्मथ, Sb एंटीमनी, Ag चांदी, Au सोना, Hg मरकरी या पारा, बताए भी थे इसको। जैसे Pt प्लेटिनम, Cu कॉपर। इतना अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को अगर याद धर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आप धातु को आसानी से पहचान लेंगे। अब इसके अलावा जो भी आपको दिखेगा तत्व दो ही तरह के हैं, एक और होता है उपधातु, जो कि आपको अभी नहीं ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा अगर कुछ दिखेगा, जैसे कार्बन, सल्फर, है ना, जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सभी आपके अधातु हो जाएंगे। तो अधातु में भी अब आप ध्यान में रख ही लीजिए कुछ के एग्जाम्पल। देखिए ये सब बार बार आएगा, इसलिए हमको भी याद हो गया और हम चाह रहे हैं कि आपको भी याद हो जाए। तो धातुओं में मुख्य रूप से कुछ जो भी आएंगे उसके लास्ट में यम लगा होगा, या फिर ये Fe लोहा, जिंक, ये लेड, टीन, बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, सोना, मरकरी, प्लेटिनम या कॉपर या तांबा, ये सब रहेगा। तो ये सब धातु हैं, और अधातु में मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो धातु और अधातु को तो अब आप पहचान लेंगे। अब देखिए धातु के रासायनिक गुणों को हम लोग देखते हैं, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों को हम लोग एक साथ देखते हैं।
रासायनिक गुण, वो भौतिक गुण था तो इधर लिख लेते हैं धातु, इधर अधातु। ओके, धातु धनायन होते हैं, क्यों? क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक रूप में आ जाते हैं। तो पहला गुण होगा धातु धनायन होते हैं। अधातु इसका जस्ट उल्टा, अधातु ऋणायन होते हैं, अधातु ऋणायन होते हैं। अब देखिए, अगर आपको संयोजकता याद है तो इसको कितना मस्ती से बनाएंगे। जैसे संयोजकता हम आपको बताए थे, ये सब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी संयोजकता कितनी थी? एक। अब इसमें से छांटिए तो कौन धातु है कौन अधातु है। तो देखिए, अधातु धातु धातु धातु, अधातु 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 अधातु, है ना। तो अधातु ऋणायन होते हैं का क्या मतलब? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। अब संयोजकता एक है तो ये सब जो भी है ये सब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जैसे फ्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो हो जाएगा F-। जैसे क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो हो जाएगा Cl-। समझे क्या? जैसे हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन को आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये अभी तक पीरियोडिक टेबल वाला भी इसको स्टेबल नहीं कर पाया कि S ब्लॉक में है कि P ब्लॉक में, तो उसको नहीं देखिएगा। बाकी आप अधातु ऋणायन होते हैं में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद रख लीजिए। ये सब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? सब पर -1 चार्ज आ जाएगा। अब माइनस चार्ज आ रहा है यानी ऋणायन होते हैं। और धातु धनायन होते हैं, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को दे करके तब क्या पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। जैसे उसी में से लिथियम, सोडियम, पोटासियम, 3 को आप ध्यान में रख लीजिए। पूछा ये जाएगा, ये तो उदाहरण आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि ध्यान में रहे। तो लिथियम, इस सब की संयोजकता भी एक होती है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। संयोजकता अगर 2 रहे और वो धातु रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। संयोजकता 2 रहे और वो अधातु रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर क्या अधातु है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O2- बनाएगा। सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके S2- बनाएगा। अब ऐसे ही जैसे कि कैल्शियम और बेरियम, इसको भी देख लेते हैं। देखो इसकी संयोजकता 1 है, धातु है तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो Li+ 1 इलेक्ट्रॉन, Na+ 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या है K++1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है तो 2+2 इलेक्ट्रॉन। जैसे बेरियम की संयोजकता 2 होती है तो 2+2 इलेक्ट्रॉन। आप क्या करेंगे? संयोजकता वाला वीडियो देख करके संयोजकता याद करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में ही बता रखे हैं उसको, ठीक है ना। दूसरा, धातु के ऑक्साइड। देखो अम्ल, भस्म और लवण में हमने क्या देखा कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो वही इसका एक रासायनिक गुण हो जाएगा कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब ऑक्साइड बनेगा कैसे? अम्लीय। तो क्या कहेंगे? धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं जो अम्लीय होते हैं, अधातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं जो अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं जो अम्लीय होते हैं, और धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय होते हैं। तो जैसे है सोडियम, ये ऑक्सीजन से भी क्रिया करके सोडियम का क्या बनाएगा? ऑक्साइड। जैसे है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन से भी क्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। ये दोनों कैसा होगा? क्षारीय होगा। जैसे यहाँ देखिए जैसे है कार्बन एक अधातु और ऑक्सीजन से भी क्रिया करके बनाएगा CO2, तो ये क्या होगा? अम्लीय होगा। जैसे मान सल्फर है, ऑक्सीजन से भी क्रिया करके क्या बनेगा? SO2, जो कि कैसा होगा? अम्लीय होगा। अच्छा, ये कैसे Na2O हुआ वो भी बता ही देते हैं। Na और ऑक्सीजन से O के परमाणु, इसकी संयोजकता 2, इसकी 1, क्रॉस करेंगे तो Na2
Na2O1, O1 को तो नहीं लिखेंगे तो Na2 हो गया, तो ये बन गया। अब जैसे Mg है और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का भी 2 और इसका भी 2। संयोजकता आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे, दोनों का काट देंगे तो एक एक हो जाएगा, Mg भी 1 O भी 1, तो इसलिए MgO हो गया। अगर नहीं समझ आ रहा तो पहला वीडियो देखिए। अब देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, ऑक्सीजन की 2, काट देते हैं तो 1 और 2 है ना, तो इसका हो जाता है C1, इसका हो जाता है O2, 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं तो CO2। सल्फर की संयोजकता भी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी 2। तो सल्फर के बारे में तो याद रखना है कि सल्फर ऑक्सीजन से भी क्रिया करके SO2 बनाता है, देन SO2 ऑक्सीजन से भी क्रिया करके SO3 बनाता है। ये आपको ध्यान में ही रखना है। उस मेथड से इसका SO होना चाहिए पर ये यहाँ लागू नहीं होता है, तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में ही रखना है। अब केमिस्ट्री में कुछ कुछ आपको ध्यान में ही रखना होता है, ठीक है। ये भी हम फर्स्ट वीडियो में ही बता रखे हैं, फर्स्ट चैप्टर के ही वीडियो में। धातु जो होता है, धातु जल से अभिक्रिया करके, जल का मतलब H2O, जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है ना। और अधातु जल से अभिक्रिया ही नहीं करता है, ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए, जैसे सोडियम है और H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, H2O में H प्लस OH माइनस होता है। OH माइनस क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो H प्लस से H2 के रूप में वो हाइड्रोजन गैस देता है और OH माइनस Na के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे NaOH हो गया तो OH की संयोजकता 1 और सोडियम की भी 1 क्रॉस करते हैं तो NaOH हो जाता है, NaOH। तो ध्यान में क्या रखना है कि अधातु जल से धातु जल से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, अधातु जल से भी क्रिया नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं चौथा चीज़, धातु का अम्ल से भी क्रिया। तो धातु अम्ल से भी क्रिया करेंगे तो क्या होगा, H2 यानी हाइड्रोजन गैस ही देंगे, ठीक है ना। धातु अम्ल से भी क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही देंगे। जैसे सोडियम और HCl है तो ये क्या करता है, H2 दे देता है और Cl से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, Na और Cl की संयोजकता भी 1, Na की भी 1, तो क्या हो जाता है Na1Cl1 यानी NaCl। ओके। अब क्या सभी धातु अम्ल से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे, तो आंसर इज नो। इसको तो हम लोग अम्ल, भस्म और लवण में ही क्लियर कर लिए। जैसे आपको Cu प्लस HCl दे और बोले क्या H2 निकलेगा, तो आंसर है कि अभिक्रिया ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। तो इसको तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए वो सब धातु जो अम्ल से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे उसको लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन से जो कम क्रियाशील है वो है कॉपर, AgAu, यानी कॉपर, चांदी और सोना। ये तीनों अम्ल से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, ठीक है ना। एक अब बात है कि अगर HNO3 अम्ल के रूप में आ रहा है तब ये तीनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक होता है। ये बात भी हम आपको बता रखे हैं, तो कोई नहीं, इसको देखिए है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो कोई अभिक्रिया नहीं हुआ, लेकिन यहीं पर अगर HNO3 की बात हो जाती तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलता और प्रोडक्ट क्या बनता। तो Cu और NO3 की बात करें तो NO3 की संयोजकता 1 होती है, नाइट्रेट है ये, और कॉपर की 2, तो क्या हो जाएगा Cu1 और NO3 2, NO3 कितना 2, तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते तो क्या होगा CuNO3 होल 2। तो हमने अम्ल से अभिक्रिया भी देख लिया किसका, धातु का। और धातु का अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, और धातु अम्ल से प्रायः अभिक्रिया नहीं करते। प्रायः या प्रायः क्या, धातु अवकारक होते हैं, अवकारक होते हैं।
क्योंकि ये ऑक्सीकरण करवा देता है। जैसे देखिए एक हम लोग उदाहरण ही देख लेते हैं, जैसे Na है O2 है, तो यहाँ बनता था Na2O, तो यहाँ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? Na का। आप अगर पहला अध्याय देखे हैं तो है ना, समझ ही रहे हैं, नहीं देखे हैं तो मोए मोए सबको पता है। तो Na क्या है? सोडियम है, ये क्या है? ऑक्सीजन है, राइट। तो ये जब रिएक्शन करता है तो Na2O बनाता है, नहीं तो Na2O जो बनाता है, Na2O जो बनाता है, तो इसमें Na और O के बारे में आप क्या कहेंगे? Na से ऑक्सीजन जुड़ा तो Na का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। आपको पता है जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक होता है, तो यहाँ धातु क्या है? अवकारक है। उदाहरण से बता दिए ताकि समझ में आए कि धातु अवकारक है। अब जो अधातु होता है, अधातु ऑक्सीकारक होता है। कैसा होता है? ऑक्सीकारक। एक अब बात है कार्बन। आपको पता है C और O2 से CO2 बनता है, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक होता है। तो बस अधातु ऑक्सीकारक होता है, अपवाद में ध्यान रखिएगा कार्बन जो कि कैसा होता है? अवकारक होता है। तो धातु और अधातु के रासायनिक गुण के आधार पर भी विभेद हमने देख लिया। इससे पहले हमने धातु और अधातु को भौतिक आधार पर देखा, अब रासायनिक आधार पर। तो अभी हमने क्या किया? धातु और अधातु के सारे जो गुण हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, उसको भी देखा, और हमने दो साइड करके इधर धातु का लिखा, इधर अधातु का, ताकि हम उसके बीच अंतर को लिख पाएँ। अगर मुझे ये पूछता है कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, तो उसको हम इसी भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर इस तरह से लिख देंगे, है ना। अब हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं। देखो धातु के ऑक्साइड के बारे में अभी हमने क्या देखा कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, सॉरी क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। लेकिन अब एक फैक्ट है कि कुछ ऐसे धातु हैं जिसके ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय और अम्लीय दोनों होते हैं। ऐसे धातु के ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसे धातु का ऑक्साइड जो क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण रखता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड। अब इसमें कौन कौन ऐसे धातु हैं जिसके ऑक्साइड होते हैं, तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। सॉरी, जरा आलू पका बे क्या कहता है? ज़रा आलू पका बे, तो इसे याद रख लेंगे। जरा से जिंक, आलू से एल्युमिनियम, पका से Pv यानी लेड, बे से Be यानी बेरिलियम। इसके जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे हो जाएंगे? हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएंगे। अब जिंक की संयोजकता 2, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, लेड और बेरिलियम की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता आपको पता है 2 होती है, तो इसके ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? पहले जिंक के ऑक्साइड देखते हैं, तो दोनों की संयोजकता 2 थी, कट गई तो ZnO, यानी पहला जो हमारा ऑक्साइड हो गया वो क्या हो गया? ZnO। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, एल्युमिनियम की 3, क्रॉस करेंगे तो Al2O3, तो इसका जो ऑक्साइड हो जाएगा वो हो जाएगा Al2O3। अब थर्ड नंबर की बात करते हैं लेड का, तो लेड Pb और ऑक्सीजन, इसकी भी 2 होती है, कट जाएगा 1, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा PbO। और चौथा नंबर है हमारा किसका? बेरियम का, तो इसकी भी क्या है? संयोजकता 2 ही है, तो BeO। यानी ये 4 जो ऑक्साइड है ये अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों रखते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड है धातु की अम्ल से अभिक्रिया। तो हमने बताया धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलता है। पर कुछ धातुएं जैसे कि Ag चांदी, Au सोना, ये दोनों जो है ये धातु अम्ल से अभिक्रिया प्रायः नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता काफ़ी कम होती है। आपको पता है हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये अम्ल से भी क्रिया नहीं करते हैं, अम्लराज से भी क्रिया करते हैं। अब अम्लराज अम्ल का मिश्रण है। कौन कौन अम्ल का? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है।
3 भाग HCl और 1 भाग, जैसे जो भी अम्लराज होता है उसमें 3 भाग कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 1 भाग क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 1:30। तो क्या करेंगे, 1:30 से इसको याद रखेंगे, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। किस में होता है, अम्लराज में होता है, जिसमें कि सोना और चांदी जैसे धातु घुलते हैं, है ना। बाकी और किसी में बाकी अम्ल से भी क्रिया नहीं करता। थर्ड है धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, हमने आपको बताया था। लेकिन कुछ ऐसे धातुएं हैं जिसके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, निम्न। तो जिसके निम्न होते हैं उस धातु को हल्की धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, हल्की धातु। क्या बोलते हैं गुरु, हल्की धातु बोलते हैं। जैसे कि सोडियम, पोटासियम और जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, 4 को याद रख लीजिए। ये क्या है, हल्की धातु हैं, क्योंकि इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अधातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्सीकारक। तो उसी में एक सबसे ज़्यादा जो प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक, वो अपना फ्लोरीन, फ्लोरीन होता है। प्रबल ऑक्सीकारक वो अपना क्या होता है, फ्लोरीन यानी F। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धातु और अधातु के बीच जो अभिक्रियाएं हैं, जो बॉन्ड बनता है, रासायनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, है ना, उसको हम लोग देखेंगे। और आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। आई होप कि आप एंजॉय किए होंगे इस लेक्चर को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।